गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर चालू था ज्योग्राफी का। ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बस थोड़ी सी वैरायटी ज़्यादा है इसमें। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, समझा। तो आज जो हमें टॉपिक देखना है दैट इज़ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, इसमें आप लोगों को एक ग्राफ भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया में लैंड किस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है, उसका एक पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लैंड किस तरीके से यूज़ होने वाला है, वो चीज़ किस पे डिपेंड करेगी। जैसे समझिए, अगर आपके पास 1 एकड़ लैंड है, आप लोग उसको किस लेवल पे यूटिलाइज़ करोगे, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो आप फाइनेंशियली कैसे हो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप जो फार्मिंग करोगे, जो खेती करोगे, वो ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बिकॉज आप उतना ज़्यादा प्रॉपरली सॉइल को प्रिपेयर करोगे, उस क्वालिटी के सीड्स बाय करोगे और आप लोग फर्टिलाइज़र्स मैन्यूअर्स भी ऐड करेंगे। ठीक है, हम लोग जो इरिगेशन सिस्टम यूज़ करेंगे दैट विल बी वेरी गुड। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी डिसाइड करती है कि आप पर्सनल लेवल पे लैंड को कैसे यूज़ करेंगे। उसी टाइप में अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया, तो यहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे लैंड का यूज़ किस टाइप में होने वाला है वो डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है जो है फिज़िकल फैक्टर। 2 फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखना है, और सेकंड है ह्यूमन फैक्टर। 2 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड होता है कि लैंड कैसे यूज़ होना है। मतलब द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। लैंड कैसे यूज़ होने वाला है, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है फिज़िकल। तो फिज़िकल फैक्टर मतलब क्या, एरिया का टोपोग्राफी। मैं बताता हूँ आपको टोपोग्राफी मतलब क्या। किसी जगह का क्लाइमेट और सॉइल टाइप। देखिए, टोपोग्राफी का मतलब क्या, जैसे हम बात करेंगे कोई जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, तो होगा कि आपको पता है अगर माउंटेन है तो वहाँ पे खेती करना दिक्कत होगा वहाँ पे, क्योंकि ज़मीन इवन नहीं है। पर अगर वो प्लेन लैंड है, पास में कोई नदी है, तो वहाँ पे इरिगेशन के लिए एक सोर्स मिल गया हमें। प्लेन लैंड है, तो ये सारी चीज़ें को बोला जाता है टोपोग्राफी। मतलब अगर मैं बोलूँ किसी एरिया का टोपोग्राफी, मतलब अगर हम स्टडी करेंगे तो वहाँ ये देखेंगे हम लोग कि वहाँ पे माउंटेन है कि नहीं है, या माउंटेन है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, पास में कौन सी नदी है, कौन सी रिवर है, तो वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो उसी स्टडी को हम लोग कहते हैं टोपोग्राफी। ठीक है। सेकेंड, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है सॉइल टाइप। वहाँ का सॉइल कैसा है, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, क्ले सॉइल है। तो सॉइल किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड होगा किस लैंड का यूज़ किस टाइप में किया जाएगा। आपको पता है हम जब खेती करते हैं तो क्रॉप्स सॉइल के टाइप के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र का सॉइल ब्लैक सॉइल है, तो हम लोग कॉटन का बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। पर अगर आप अदर स्टेट्स की बात करोगे तो वहाँ पे कॉटन नहीं लगाया जाता। तो इसीलिए सॉइल के हिसाब से हम लोग क्रॉप्स डिसाइड करते हैं। तो ये सारे क्या है, फिज़िकल फैक्टर्स। क्या क्या फिज़िकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ये सारे मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, फिज़िकल फैक्टर्स। सेकेंड, अगर हम बात करें ह्यूमन फैक्टर्स की, तो एक है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, अब लैंड यूज़ अगर हम बोलें तो सिर्फ हम खेती को ही लैंड यूज़ नहीं बोलेंगे। अगर हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, रह रहे हैं, मतलब लैंड का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में करें, दैट विल बी कम अंडर लैंड यूज़। तो अगर मुझे बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ज़मीन ज़्यादा लेवल पे यूज़ होगी। हम लोग थोड़ी सी भी जगह वैकेंट नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सिटी में चले जाइए तो आपको दिखेंगे कि कम जगह पर बहुत ज़्यादा क्राउड रह रहा है। तो पॉपुलेशन पे भी डिसाइड करता है कि लैंड यूज़ किस टाइप में होने वाला है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, और तीसरा है कल्चर एंड ट्रेडिशन। आपको पता है टेक्नोलॉजी
भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लैंड यूज़ के लिए। अगर टेक्नोलॉजी है तो हम लोग लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से सेफ यूज़ कर सकते हैं। और बात हम कल्चर और ट्रेडिशन की बात करें तो हमारे इंडिया का कल्चर ट्रेडिशन कैसा है कि बहुत लोग हैं जिन खुद की खेत ओन करते हैं, घर है। फिर हम लोगों का घर बनाने का तरीका भी अलग है। हम लोग घर बनाते हैं कि साइड में कंपाउंड होना चाहिए, पॉसिबल हो तो गार्डनिंग के लिए हम जगह रखते हैं। पर अगर आप फॉरेन्स के घर की बात करोगे तो वहाँ पर वो अलग तरीके से लैंड का यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी एरिया का कल्चर और ट्रेडिशन भी इफ़ेक्ट करता है लैंड यूज़ पैटर्न पर। ठीक है, तो अब 2 फैक्टर्स याद रखोगे। पहला फैक्टर है फिजिकल फैक्टर और दूसरा फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर, जो लैंड यूज़ के पैटर्न को डिसाइड करता है इन इंडिया। ठीक है, अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूँ, उस टर्म्स के मतलब आपको याद रखने हैं, ज़्यादा हार्ड टर्म्स नहीं हैं। ठीक है, अब क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स? तो सबसे पहला है नेट सोन एरिया, ये पहला है टर्म। सेकेंड टर्म जो है दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और तीसरा है वेस्ट लैंड। ये टर्म आपको क्यों पता होना चाहिए? जब हम लोग ग्राफ स्टडी करते हैं तो ग्राफ स्टडी करते टाइम ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। वहाँ दिखाएगा कि नेट सोन एरिया इतने परसेंटेज है या ग्रास क्रॉप्ड एरिया इतने परसेंटेज है, वेस्ट लैंड इतने परसेंटेज है। तो हमें इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेट सोन एरिया का मतलब क्या है? एरिया अंडर एक्चुअल कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ आपको। आपको पता है कोई भी अगर एक फार्मर है तो उसकी पूरी ज़मीन हमेशा कल्टीवेटेड नहीं होती है। वो बहुत सारे ज़मीन को कुछ समय के लिए ऐसे ही लेफ्ट ओवर कर देते हैं ताकि वो उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाए, रीगेन हो जाए। तो अगर कोई फार्मर है जिसके पास अंडर में 2 एकर्स 3 एकर्स लैंड है तो वो साल भर वहाँ खेती नहीं करेगा। वो एक क्रॉप के बाद, या अगर उसके पास समझिए 2 एकर्स लैंड है तो ऐसे भी करते हैं बहुत सारे फार्मर्स की, एक पार्ट ऑफ द लैंड में क्रॉप उगाएंगे, ग्रो करेंगे और सेकेंड पार्ट ऑफ द लैंड को एज इट इज़ रखते हैं कि वो फर्टिलिटी गेन कर ले। ठीक है, पर यहाँ पर हम कौन से एरिया की बात करेंगे? जहाँ पर खेती हो रही है। तो अगर हम नेट सोन एरिया की बात करेंगे तो ये वो एरिया है जहाँ पर खेती हो रही है, मतलब जहाँ पे क्रॉप लगे हुए हैं, उस एरिया को हम लोग कहते हैं नेट सोन एरिया। सोन मतलब लगाया हुआ। तो ये वैल्यूज चेंज होती हैं हर साल। तो आपको पता है क्रॉप्स एक फार्मर लगाएगा या नहीं लगाएगा, वो सारी चीज़ें बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगी। पर अगर नेट सोन एरिया की बात करेंगे तो ये उस एरिया की बात करता है जहाँ पर खेती हो रही है प्रेजेंट में। और अगर हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आएंगी, जहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है वो भी एरिया, कल्टीवेटेड लैंड प्लस लेफ्ट अनकल्टीवेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई ज़मीन कल्टीवेट नहीं की गई है, उसको वैसे ही रख दिया गया है कि उस पर क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी टाइम के साथ रीगेन होगी। तो अब देखिए ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब क्या? टोटल जगह जो खेती के लिए अवेलेबल है, भले वो उसमें यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो चलेगा, बट वो खेती करने के लिए अवेलेबल है, तो उस एरिया को बोला जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब अगर एक फार्मर के अंडर में जितनी लैंड है जो कल्टीवेट होने के लिए रेडी है, हम खेती कर सकते हैं, उस एरिया को बोला जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बट जहाँ पर एक्चुअली खेती हो रही है, मैंने क्या बताया कि कोई भी फार्मर साल भर कंटिन्यूअस खेती नहीं करता, वो कुछ पार्ट ऑफ द लैंड को कुछ समय के लिए 15 डेज 20 डेज 1 मंथ, हमारे महाराष्ट्र में जनरली गर्मी का जो सीज़न होता है ना, जो 1-2 महीना 3 महीना जो होता है, तो बहुत सारे फार्मर्स ये 1 मंथ या 2 मंथ के लिए सॉइल को, खेत को एज इट इज़ लेफ्ट ओवर कर देते हैं, वहाँ पे कोई खेती नहीं करते। ठीक है, उस समय क्या होता है, जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी गेन करती है।
तो जब अगर हम नेट सोन एरिया की बात करेंगे तो हम लोग उस ज़मीन को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पे कोई खेती नहीं हो रही है। पर अगर हम बात करेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो इसमें सब खेतियों को इंक्लूड किया जाएगा, भले वहाँ पर फार्मिंग की जा रही हो या फार्मिंग नहीं की जा रही। अगर वो ज़मीन है, खेत है, तो वी विल इंक्लूड दैट एरिया। समझा? वेस्ट लैंड का मतलब क्या? वो ज़मीन जहाँ पर खेती नहीं हो रही, मतलब नॉन एग्रीकल्चर लैंड। अब देखिए, ज्योग्राफी या अगर हम टेक्नोलॉजी साइंटिफिकली बात करें तो वो ज़मीन जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है उसको यूज़फुल लैंड बोलते हैं। पर उसके अलावा अगर कोई रॉक, मतलब बहुत पथरीला जगह है, डेजर्ट एरिया है, या फिर ऐसी जगह है जहाँ पर घर बने हुए हैं, रोड बने हुए हैं, रेलवेज़, समझा मैंने क्या क्या बोला? सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पर घर बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, रेलवेज़, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दिस आर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स। तो ये सारी ज़मीन को ही माना जाता है वेस्ट लैंड। ठीक है, तो ये 3 टर्म की मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया, इसकी मतलब बताया मैंने। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड डिग्रेडेशन। आपको पता है लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा लैंड का यूसेज होने के कारण अब वो ज़मीन कोई काम की नहीं बची है, मतलब इट हैज़ बिकम अ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब आप चाह कर भी वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अभी लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में लैंड को यूज़ कर रहे हैं, सॉइल को यूज़ कर रहे हैं, और उसको हम लोग टाइम नहीं दे रहे हैं कि ताकि वो खुद को रिन्यू कर ले। ठीक है, या फिर हम लोग प्रॉपर टेक्निक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग उसके मिनरल्स को कंजर्व कर सके, उसे मैनेज कर सकें। तो लैंड डिग्रेडेशन के ये कारण हैं। अगर मैं मेन रीजंस की बात करूं तो चलिए देखते हैं हम लोग, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो मैं एक एक पॉइंट आपको बताते जाऊंगा। सबसे पहला जो कारण है दैट इज़ माइनिंग साइट्स। आपको पता है अगर कहीं भी माइनिंग की जाती है तो उसके कारण क्या होता है? बहुत बड़े एरिया को अंडर माइनिंग इंक्लूड किया जाता है। वहाँ पर एक तो देखिए ट्रक्स वगैरह आते हैं, तो उसकी वो ज़मीन बोलिए, या जहाँ पर वो गड्ढा खोदा जाता है तो बहुत वहाँ पर बड़े बड़े स्कैट्स कहते हैं, जिसे स्कैट्स मतलब होता है बड़े बड़े होल्स, वैसे बन जाते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में तो स्टेट्स जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे जगह है जहाँ पर माइनिंग ज़्यादा लेवल पर होती है। और बहुत बार जगह ऐसी है जहाँ पर माइनिंग करने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, मतलब जंगल है पर वहाँ पर बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो उसको डिग आउट करने के लिए बहुत बार डिफॉरेस्टेशन भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूँ, उस इमेज में आप लोग समझ जाएंगे मैं डीप स्कैट्स जो ये वर्ड कह रहा हूँ, बड़े होल्स या जो लेफ्ट ओवर प्लेसेस है वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वो ये जो इमेज दिख रही है आप लोगों को, इसमें देखिए कितना बड़ा होल बना हुआ है और वहाँ पे आपको ट्रक भी खड़ा दिख रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े स्कैट्स माइनिंग करते समय बनाए जाते हैं और बाद में इसको रिफ़िल नहीं किया जाता, वैसे बड़े बड़े गड्ढे बने रह जाते हैं। ठीक है, तो ये था पहला मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन, दैट इज़ माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंट। ठीक है, पहला ये कॉज था। अब जो सेकेंड कॉज है दैट इज़ ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या? देखिए आपको पता है अगर गाय काउज ग्रेजिंग करती हैं, चारा खाती हैं, पहले के जो आदिवासी लोग थे तो वो क्या करते थे, एक जगह रहते थे, उनके एनिमल्स भी वहाँ रहते थे, वो वहाँ पे घास खा लेते थे। अब वो आदिवासी क्या करते थे, वो मूव हो जाते थे आगे। उसके कारण क्या होता था, उस ग्रासेस को टाइम मिल जाता था कि अगेन वहाँ पे वो रीग्रो कर सके। पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेसिंग करा दी जाएगी तो होगा क्या, वहाँ पर अब ग्रासेस ग्रो नहीं होने वाले हैं। तो जैसे हमारे जो स्टेट्स है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है ओवर ग्रेजिंग के कारण।
आपको पता है जो ग्रासेस होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, तो अगर ग्रास नहीं होगा तो वहाँ पर सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए जो इमेज दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या हुआ है, जितनी ग्रीननेस है वो सब खत्म हो गई है और जो वहाँ की ज़मीन है वो प्लेन से एक अनइवन सरफेस बन चुकी है। ठीक है, तो ये था सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न है दैट इज़ ओवर इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, ओवर इरिगेशन का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा वाटर सप्लाई कर देना, उसको भी हम ओवर इरिगेशन कहते हैं। या फिर बहुत ज़मीन जगह ऐसी होती है जहाँ पर पानी ड्रेन होने का जगह नहीं होता, वहाँ पर उस खेत में पानी जमा रहता है। जैसे आप देखिए ये इमेज दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए पानी जमा है, वहाँ से वो पानी रिमूव नहीं हो रहा है, ड्रेन नहीं हो रहा है। और एक और दूसरी इमेज दिख रही है आप लोग को, देखिए वो क्रॉप जो है वो डिग्रेड होना चालू हो गया है ड्यू टू ओवर इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग। अब देखिए होता क्या है, जब कोई जगह पर पानी बहुत ज़्यादा देर तक रह जाता है या हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा इरिगेशन कर देते हैं तो सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर मैं बात करूँ सैलिनिटी की, तो सैलिनिटी मतलब क्या है, वाटर में आपको पता है सॉल्ट्स मिक्स होते हैं। अगर हम लोग आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड इरिगेशन। तो अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो प्लांट्स क्या करेंगे, दे विल टेक ओनली द वाटर। अब वाटर में जो डिज़ोल्व सॉल्ट प्रेजेंट है वो कहाँ रह जाएंगे, वो लेफ्ट हो रह जाएंगे सॉइल में। और अगर वो वाटर वहाँ से मूव आउट नहीं हो रहा है तो ये चीज़ होगी कि प्लांट क्रॉप वाटर एब्जॉर्ब करते जाएगा और सॉल्ट्स सॉइल में जमा होते जाएंगे, उसके कारण सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और आपको बताऊं तो एक नॉर्मल जो सॉइल का पीएच होता है वो होता है 5 to 7 रेंज करता है। ठीक है, पर अगर वाटर लॉगिंग होता है तो उससे जो पीएच है सॉइल का वो 8 के आसपास पहुंच जाता है, मतलब उससे एल्कलिनिटी भी बढ़ती है। जैसे कुछ स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर मेन रीज़न है ओवर इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग। जो फोर्थ रीज़न है दैट इज़ मिनरल प्रोसेसिंग। अब देखिए मैं आपको कुछ स्टोन्स दिखा रहा हूँ, जैसे कि लाइमस्टोन। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये लाइमस्टोन की है। अब जो सेकंड इमेज दिख रही है आप लोगों को दैट इज़ ऑफ कैल्साइट, और जो थर्ड इमेज है दैट इज़ ऑफ सोप स्टोन। आपने ये चीज़ ज़रूर आपके किचन में देखी होगी, जो हमारा किचन का जो टेबल बनाया जाता है वो इसी स्टोन से बनाया जाता है। तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये स्टोन्स की प्रोसेसिंग करती हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर इन स्टोन्स की ग्राइंडिंग की जाती है, और ग्राइंडिंग करते समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसके कारण क्या होगा, एक तो एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूट हो रहा है, एज वेल एज जब वो डस्ट सॉइल के टॉप लेयर पे गिरता है तो उसके कारण क्या करता है, वो जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है इन्फिल्ट्रेशन की, उसको रोक देता है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है जब बारिश आती है तो पानी सॉइल सोक करता है। ठीक है, अब वो पानी क्या होगा, धीरे धीरे सिप हो के ग्राउंड वाटर बनाता है। पर जब ये डस्ट लैंड को कवर अप कर देते हैं तो इसके कारण सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसी कारण इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल रुक जाता है। ठीक है, अब जो फिफ्थ रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का दैट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, आपको पता है हमेशा इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है जिसे या तो ज़मीन में फेंक दिया जाता है लैंड पर, या तो वाटर में उसको थ्रो आउट कर दिया जाता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट एक बड़ा कॉज है वाटर पॉल्यूशन एज वेल एज लैंड पॉल्यूशन दैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अगर हम बात करें कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, मतलब वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो आपको बहुत सिंपल पॉइंट्स पता हैं। तो सबसे जो पहला कॉज है दैट इज़ अफॉरेस्टेशन, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा
ट्रीज लगाएं, प्लांट्स करें। सेकंड है ओवर ग्रेसिंग स्टॉप करें हम लोग। सही बात है, जो जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको ही हटाना पड़ेगा हमें। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अवॉइड ओवर इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग। मतलब जो भी चीज़ें हैं जो लैंड डिग्रेडेशन कॉज कर रही थी, हम लोग वो सब रीजंस को रिमूव कर देंगे। और अगर हम बात करें तो जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है उसको उस पर कंट्रोल कराया जाए, मतलब कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी एज वेल एज जो भी बड़े बड़े होल्स बनते हैं माइनिंग में, उन सब होल्स को वापस फिल कर दिया जाए। और फिर अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए। किसका? जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट थ्रो आउट किया जा रहा है उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज करना चाहिए और उस वेस्ट को पहले ट्रीट करके साफ़ करना चाहिए, उसके बाद उसे रिमूव करना चाहिए। ठीक है। और अगर हम बात करें तो अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर भी शेल्टर बेल्ट्स बनाकर हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग ने जितना पढ़ा उतना काफ़ी है, कल आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।